नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट लेके आया हूं और वो ये है कि जिस तरीके से हमने पहले सेमेस्टर 3 जो DUSOL BCom सेमेस्टर 3 के कुछ सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंट, वैसे ही अब सेमेस्टर 4 के जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या जो कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट इसमें हमें समझने की ज़रूरत है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसको हम कोशिश करेंगे फिनिश करने की और आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी प्रिपरेशन में। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों जो आपका सेमेस्टर 4 है, ठीक है, BCom की बात कर रहा हूँ, BCom सेमेस्टर 4 DUSOL के बच्चों के लिए, कि इसमें दो मेन सब्जेक्ट है आपके। एक है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये दो सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और ये इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आप यहाँ से वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप DUSOL करते हैं तो इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे CBCS में जाके UG स्टडी मटेरियल में जाएंगे और BCom सेमेस्टर 4 ये रहा, आप इस पर क्लिक करोगे और BCom सेमेस्टर 4 पे क्लिक करने के बाद आपके सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएंगे और ये रहा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट 1 to 5, कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 to 5, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने पहले भी समझा रखा है कैसे डाउनलोड करते, ये हो गया। और यहाँ से आप सेव कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो हम सीधे चलते हैं अपनी किताब पे कि हमें क्या क्या करना है। तो ये है दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 1, जहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसको हम पहले कंपनी अकाउंट के नाम से पढ़ चुके हैं 11th 12th में, कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पहली बार इसको समझने जा रहे हो, पहली बार देखने जा रहे हो, पहले भी आप इसे देख चुके हो। तो ये जाना पहचाना है ये। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हमें क्या क्या फिनिश करना है। इसमें चैप्टर यूनिट 1 to यूनिट 5 है, टोटल 11 चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 एक शेयर्स इशू से रिलेटेड है, फॉरफीचर से रिलेटेड है, री इशू कैसे करते हैं शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे ख़त्म करते हैं, बायबैक कैसे करते हैं शेयर्स को, इशू कैसे करते हैं डिबेंचर्स को ख़त्म कैसे करते हैं, ये सब पूरा यूनिट 1 है। पूरी की पूरी जर्नल एंट्री बेस्ड है ये। यूनिट 2 है, उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। तो एक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पक्का होगा। फिर अगला है कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन पक्का होगा। फिर आगे अमलगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अकाउंटिंग ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, और लास्ट में अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो इस तरीके से 11 चैप्टर हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से पहले अपने सिलेबस को देखेंगे, यहाँ से इस बुक को यूज़ करेंगे, इस बुक का रेफरेंस लेते हुए यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट्स पर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम सीधे जाएंगे अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 10 ईयर को यूज़ करेंगे और इस 10 ईयर में देखेंगे कि किस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, ताकि हमें पता तो रहे कि इतना पढ़ने के बाद हम किसी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसको हम यहाँ से अपने आप को चेक करते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर नंबर 1 है, और वो चैप्टर नंबर 1 क्या है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। और आपके इस चैप्टर नंबर 1 में देखो कितने चीज़ें कवर करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स इशू, प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सरेंडर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इशू ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, बुक बिल्डिंग, अंडर राइटिंग समरी। तो एक एक चीज़ हम समझेंगे यहाँ से और अपनी प्रैक्टिस करेंगे हम 10 ईयर से। तो अब अगला है, देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर इशू। देखो शेयर का मतलब क्या है, पहले ये आपको समझ में आना चाहिए। शेयर का मतलब ये होता है कि जो कोई कंपनी है वो कैपिटल से शुरुआत होती है कि भाई उसमें पैसा कितना लगाया जाएगा, पूंजी कितनी है। तो अब वो क्या होता है, वो जो कंपनी के केस में जो कैपिटल लगाया जाता है वो कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं कि भाई चलो मान लेते हैं 50 लाख है, चलो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जैसे किसी कंपनी का अगर कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी से शुरुआत होगी, 50 लाख है, तो ये 50 लाख ना शेयर्स में डिवाइड होंगे कि भाई देखो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एट द रेट कितने 50, 10,000 नंबर ऑफ शेयर 50 रुपये से, तो 50 लाख का। अब ये 10,000 नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो ए के पास है जी 3,000, बी के पास है 3,000 और सी के पास है 4,000, ये 10,000 इस तरीके से। तो कैपिटल को बांटा गया है कंपनी के केस में
शेयर्स में, तो ठीक है ना। तो शेयर का अगर वैसे अगर नॉर्मल मतलब दिखाएं समझें तो शेयर्स मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो बताओ, मैं किसी कंपनी में अगर 3000 शेयर है मेरे पास, तो मैं उस कंपनी में हिस्सेदारी रखता हूँ 3000 शेयर के लिए। अब 1 करोड़ शेयर है, मैंने 3000 शेयर ले रखे, तो मेरा बहुत कम परसेंटेज बनेगा, लेकिन है मेरी ओनरशिप, हिस्सेदारी तो रहेगी। तो वही चीज़ देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई 50 लाख का कैपिटल है, 50,000 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, तो एक शेयर कितने का आ जाएगा जी, 100,000, 100 रुपये का एक शेयर है। तो कॉन्सेप्ट यही है, उसी को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है जी, शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये पढ़ भी चुके हैं वैसे हम कंपनी लॉ में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखो, पेड अप अमाउंट मतलब कितने पैसे दिए गए हैं इस एक शेयर लेने के बदले। मैंने शेयर ले लिया और मैंने उस शेयर के बदले कितना पैसा दिया, तो जितना पैसा मैं दे चुका हूँ वो पेड अप वैल्यू कहलाती है। 10 रुपये का शेयर है, मैंने अभी कंपनी को 5 रुपये ही दिए, तो वो 5 रुपये जो है ना, वो पेड अप वैल्यू है उस शेयर की। तो वही चीज़ है कि भाई पेड अप अमाउंट, शेयर जो है वो फुल्ली पेड भी हो सकते हैं और पार्टली पेड भी हो सकते हैं। भाई मैंने पूरे पैसे दे दिए तो फुल्ली पेड हो गए, और अगर पार्टली पेड है, कंपनी को पूरे पैसों की जरूरत ही नहीं है आज, उनको तो भैया अभी 5 रुपये की जरूरत है एक शेयर होल्डर से। तो उन्होंने अभी सब सारे शेयर होल्डर 1 करोड़ शेयर्स हैं, 1 करोड़ शेयर होल्डर हैं, तो उनको बोला भैया 5-5 रुपये दे दो, मुझे तो अभी पास 5 करोड़ की जरूरत है, तो 5-5 रुपये देना, तो फिर मेरे पास जो शेयर है वो क्या हो जाएगा, पार्टली पेड। तो वही कह रहा है कि देखो, शेयर्स जो है ना वो फुली पेड भी हो सकते हैं, पार्टली पेड भी हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक जो है वो हमेशा फुली पेड ही रहेंगे। ये स्टॉक वो वाला नहीं, इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाले स्टॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है। लेकिन जो शेयर्स स्टॉक होते हैं वो फुली पेड अप होते हैं। इशू शेयर्स जो है वो डायरेक्टली और पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं। स्टॉक कैन नॉट बी इशू डायरेक्टली जस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, लेकिन स्टॉक ऐसे आसानी से इशू नहीं होते हैं। आप इनकॉर्पोरेशन के बाद शेयर्स इशू कर सकते हो, कंपनी बन गई शेयर्स इशू कर सकते हो, बट स्टॉक नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र की बात करें तो शेयर को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता फ्रैक्शन में, बिकॉज शेयर इज़ नॉट डिविजिबल, क्योंकि शेयर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। 1.32 शेयर आप किसी को नहीं दे सकते, दोगे तो या तो 1 दोगे या फिर 2 दोगे। फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स को, और स्टॉक क्या है उसको फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या है, शेयर्स आर ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, मतलब अगर ऐसा नहीं हो सकता कंपनी में एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपये, एक शेयर की वैल्यू 30 रुपये है, भैया शेयर की वैल्यू सबकी एक ही होगी। नॉमिनल वैल्यू जो डिनोमिनेशन है वो इक्वल डिनोमिनेशन में होनी चाहिए। स्टॉक में भी डिवाइडेड इनटू अनइक्वल नॉमिनल, लेकिन स्टॉक अलग अलग हो सकते हैं। नंबर्स, शेयर्स आर ऑलवेज सीरियली नंबर, शेयर्स हमेशा सीरियल में नंबर होते हैं, बल्कि जबकि स्टॉक नंबर्ड नहीं होते। रजिस्ट्रेशन, शेयर्स आर ऑलवेज रजिस्टर्ड, शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं, बट जो स्टॉक है वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों रह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था, हो सकता है थ्योरी में कोई सवाल पूछ ले तो आपको आइडिया रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स। भाई शेयर्स कितने तरीके के हैं, ये हम कंपनी लॉ में, मेरे कंपनी लॉ के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से हमने इसको सीखा है, समझा है। अब यहाँ देखते हैं कि भाई शेयर्स के टाइप्स कितने होते हैं। पहला है प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, एक सेकेंड। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर में हो जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। बताओ प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने तरीके के हैं, बस ये जस्ट फॉर नॉलेज है, इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद रख लो कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स भी कितने तरीके, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स में कितने टाइप के, देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब आगे चलते हैं सर, दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर में 2 तरीके के होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और पब्लिक टू इट्स मेंबर। भाई एक इक्विटी शेयर जो लोगों को दिया जा रहा होता है, अपने मेंबर को दिया जा रहा होता है कंपनी के द्वारा, और एक है स्वेट इक्विटी शेयर्स।
जो भाई जिन्होंने खून पसीना बहाया है, स्वेट मतलब पसीना होता है, उनके लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स आते हैं। तो ये तरीके के दो ही हैं सर। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई स्वेट इक्विटी शेयर्स देने के लिए क्या करना पड़ता है। पूरे तरीके से लॉ का पार्ट है कि भैया आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा ये शेयर्स कौन से हैं, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम वाला नहीं होना चाहिए। मतलब जो कंपनी अगर अभी 1 साल ही हुए बने हुए तो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते। सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो उन्हीं क्लास ऑफ शेयर्स की होंगी जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर चुके हैं। ये नहीं कि अलग से कोई नया शेयर आ जाएगा। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। भाई सारी कहानी यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को तो देखोगे यार कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो रही है। तो भैया रूल 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014, कंपनी की आप जो भी अकाउंटिंग करोगे, जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉ में डिफाइन है, और वो लॉ का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 के सपोर्टिंग में कंपनीज रूल भी है, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इन्होंने देखो क्या लिखा है, provides that a company shall not issue sweat equity shares for more than 15% of the existing paid up capital in a year or for a share of the value of 5 crore whichever is higher। मतलब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर, जो पहले की कंपनी के जो शेयर चल रहे हैं उनकी वैल्यू का 15% जो पेड अप वैल्यू उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती, या फिर 5 करोड़, दोनों में जो हायर लिमिट है, ठीक है ना, विच एवरेज हायर, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। चलो अब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट, भाई खून पसीना तो डायरेक्टर्स ने लगाया है तो उनको ही दिया जाएगा। और हमेशा स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे लोगों को दिया जाएगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की है कंपनी के लिए। तो देखो जी, उन लोगों को जब शेयर दिया जा रहा है तो वो लोग क्या देंगे कंपनी को, पैसा देंगे। तो जब पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना भाई। बैंक अकाउंट डेबिट करोगे तभी तो पैसा आएगा बिजनेस में। जब हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे, भी राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, तो हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू राम्स कैपिटल, यही करते थे। तो यही तो यहाँ भी ये करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर इक्विटी शेयर स्वेट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, खत्म कहानी। अब बात आती है सर डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द लॉस फॉर द कंपनी। जो डिस्काउंट है वो क्या है, लॉस है कंपनी के लिए, और लॉस नॉमिनल नेचर में आ जाता है। और नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, आपने कैपिटल दिया 100 रुपये का, उसको शेयर दे दिए 100 रुपये, और आपके अकाउंट में आए, कंपनी के अकाउंट में 90 रुपये, तो 10 रुपये का क्या खर्चा हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो 90 और 2 100 होते हैं, और यहाँ पे 100 हो गए, ठीक है ना। तो आपकी एंट्री डेबिट क्रेडिट पूरे हो गए। फिर आगे चलते हैं, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर फॉर टेक्निकल नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब भैया अब इस बार कंपनी के पास पैसे नहीं आ रहे, कंपनी के पास क्या आ रहा है, कंपनी के पास फॉर्मूला आ रहा है, कोई कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल राइट आ रहा है, पेटेंट आ रहा है, कॉपीराइट आ रहा है। तो अब बैंक में तो कुछ पैसा आया नहीं भैया, पूरी की पूरी अकाउंटिंग कहानी के ऊपर ही तो है यार, कोई चीज़ रट थोड़ी ना सकते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है वो, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ के लिए शेयर। भैया अब अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, किस लिए हेल्प कर रहा हूँ, कि भैया आप मेरी वीडियोस देखोगे, है ना, आप मुझे पैसे तो नहीं दे रहे। तो जब पैसे आप दे ही नहीं रहे तो मैं ये एंट्री तो कर नहीं सकता, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस। ट्यूशन फी मेरी इनकम होगी नहीं ना भाई। तो मैं आपको किस लिए हेल्प कर रहा हूँ, ताकि आप मेरी वीडियोस देखेंगे, आप अपने दोस्तों से भी रिकमेंड करेंगे, है ना। तो टेक्निकल नो हाउ के बदले अगर शेयर दिया जा रहा है तो टेक्निकल नो हाउ अकाउंट डेबिट होगा ना, बैंक तो डेबिट होगा नहीं क्योंकि पैसा आया ही नहीं। तो टेक्निकल नो हाउ अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या स्वेट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फिर सवाल ये आ जाता है कि सर अगर इसमें भी डिस्काउंट होगा तो भी डिस्काउंट को डेबिट कर दो। सर टेक्निकल नो हाउ नहीं सर, कॉपीराइट बदला है तो कॉपीराइट को डेबिट कर दो यार, बैंक खींचेंगे, कोई नई चीज़ थोड़ी ना हो जाएगी, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं सर, 2 ही टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। चाहे प्रेफरेंस शेयर के फिर 10 टाइप हो, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टली पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो। लेकिन और इक्विटी के क्या थे, स्वेट इक्विटी और इक्विटी शेयर जो पब्लिक के लिए किया जाता है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, सर दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। देखो 2 तरीके से लोग पैसे लगाते हैं। एक ये कहता है कि देखो मैं इक्विटी शेयर लेना चाहता हूँ, क्यों, कि आप जितना भी पैसा कमाओगे उसमें मेरा हिस्सा मुझे भी दे देना,
मतलब वो रिस्क में भी रहेगा, अगर कंपनी ने नुकसान सहा है तो वो नुकसान भी इसको सहना पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं ना, वो थोड़े सेफ खेलते हैं। वो कहता है यार तुम कितना भी कमाओ कितना भी करो, मुझे उतना चाहिए ही नहीं, मुझे ना 5% दे दो, मुझे ना 10% दे दो, मुझे 15% दे दो। तो आप हमेशा देखोगे प्रेफरेंस शेयर के केस में शुरुआत ही होती है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% मतलब नाम ही 10% प्रेफरेंस शेयर है, मतलब इस बंदे को प्रॉफिट का 10% चाहिए ही नहीं, सॉरी प्रॉफिट का नहीं, इस बंदे को जितने का इसने शेयर लिया है उसका 10% इसको चाहिए चाहिए, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ हो। ठीक है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया फिर उसको 10% मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे चलते हैं। और लेकिन इक्विटी शेयर वाले को पूरा का पूरा मुनाफा भी मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा और लॉस भी सहना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर वाले ज़्यादा ही रिस्क में रहते हैं, दिलदार होते हैं। नाउ देखते हैं प्रेफरेंस शेयर, राइट टू क्लेम डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस होल्डर हैज द राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब अगर डिविडेंड दिया जा रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में दिया जाएगा, पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कि नाम ही देखो ना, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब हम किसको प्रेफरेंस देते हैं अपनी लाइफ में, जो हमारे लिए खास बंदे होते हैं। तो ऐसे ही प्रेफरेंस वर्ड वहीं से यूज हुआ है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब भैया इक्विटी वाले तुम दूर रहो, पहले इन लोगों को दिया जाएगा, है ना। घर में किसी बच्चे को प्रेफरेंस, पहले बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है, माँ बाप को प्रेफरेंस मिलती है ना। तो वही जिनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो डिविडेंड बटेगा ना, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वाले आएंगे, उनको पहले दिया जाए, उसके बाद बचेगा तो इक्विटी वाले को दे देंगे। तो वही चीज़ है, इक्विटी वालों के पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, उनको डिविडेंड बचेगा तो दे देंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। अब देखो रेट ऑफ डिविडेंड, मैंने बताया ना कि प्रेफरेंस शेयर के केस में रेट पहले से फिक्स होता है 10%, 15%। तो प्रेफरेंस शेयर में पहले ही प्री डिटरमाइंड होता है, इक्विटी शेयर में डिटरमाइंड नहीं होता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर हैव द, जो अगर कोई डिविडेंड पुराना है नहीं दिया गया प्रेफरेंस शेयर, तो उसके पास राइट है, वो क्लेम करेगा यार अपने हिसाब के परसेंटेज के हिसाब से कि भैया इतना डिविडेंड एरियर है, रुका हुआ है पुराना, वो दे दो। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में तो कोई एरियर की बात नहीं होती। ठीक है, नाउ राइट टू वोट और एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वोट का राइट और मैनेजमेंट पार्टी, प्रेफरेंस शेयर के पास ऐसी राइट्स नहीं होती हैं, बट कुछ केसेस में होते भी, बट इक्विटी शेयर के पास पूरे राइट्स होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी कैन नॉट हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर इन कैपिटल, मतलब कंपनी के पास ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर ही है, उसके पास इक्विटी शेयर भी रहने बहुत ज़रूरी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर के साथ साथ इक्विटी भी जरूरी है। फिर रिडम्पशन, तो देखो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है ऑन और बिफोर द स्टेबुलेटरी पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रेफरेंस शेयर्स लोग खरीदते हैं वो एक टाइम के लिए होता है, उनके बाद जो पैसा उन्होंने कंपनी को दिया होता है वो लौटा दिया जाता है कंपनी के बदले, कंपनी उनको लौटा देती है, प्रेफरेंस शेयर ख़त्म करती है। वो टाइम 10 साल भी हो सकता है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता वो पीरियड। और इक्विटी शेयर जो है वो रिडीम नहीं किए जाते, उनको लौटाया नहीं जाता है। लिक्विडेशन के टाइम पे असेट का बंटवारा जब होता है तो इक्विटी शेयर्स होल्डर में ही होता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को तो भैया अपना रिडम्पशन हो जाएगा, उनका पैसा लौटा दिया जाएगा जो कंपनी ने लिए। बट इक्विटी शेयर वालों को पैसा नहीं लौटाया जाता है, उनके लिए तो भैया पूरी संपत्ति है, कंपनी खत्म हो रही है तो संपत्ति में उनका जो हिस्सा बन रहा है उनको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जी, प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। सर शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू होता है। प्रोस्पेक्टस में सारी कहानी दी जाती है, कंपनी ये करेगी, कंपनी का ऐसा बिजनेस है, वैसा है, पूरे के पूरे तरीके। जैसे आप इलेक्शन के टाइम पे सारे की पॉलिटिकल पार्टी बताती है ना, हम ये रोज़गार बेरोज़गार मिटाएंगे, गरीबी मिटा देंगे, है ना, फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे। तो वो सब क्या है? वो उनका प्रोस्पेक्टस है। और आप वही प्रोस्पेक्टस देख के, पढ़ के, समझ के, खैर नहीं पढ़ते होगे, नहीं समझते होगे, आप न्यूज़ देख लेते होगे, न्यूज़ वाले भी वही से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई इस सरकार ने या इस पार्टी ने ऐसा बोला है। प्रोस्पेक्टस पढ़ लेते हैं वो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र बोलते हैं वो। तो अब इसमें ऐसी कंपनी जब शेयर्स इशू करना चाहती है ना, तो इशू प्रोस्पेक्टस इशू करती है। आप किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, प्रोस्पेक्टस पढ़ते हो। आगे चलते हैं, टू रिसीव एप्लीकेशन। फिर उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव किया जाता है। प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, उन्होंने घोषणा पत्र पॉलिटिकल पार्टी ने दे दिया तो आप वोट दोगे, है ना। ऐसे ये क्या करते हैं, एप्लीकेशंस मंगवाते हैं उन लोगों से भैया जिनको शेयर्स चाहिए, जो शेयर लेना चाहते हैं। अब कंपनी मान लो पेटीएम ने
प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, एप्लीकेशन लोगों ने बहुत सारे दे दिए। पेटीएम के पास 1 करोड़ शेयर है और एप्लीकेशन चली गई 50 करोड़ की, एप्लीकेशन चली गई 5 करोड़ की, तो सबको तो दे नहीं सकते ना। तो जिस जिसको मिलेगा उसको बोल देंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर, नहीं मिला तो नहीं हुआ अलॉटमेंट। ठीक है, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर। अब चलो जी अलॉटमेंट हो गया, लेकिन मान लेते कि भाई 100 रुपये का शेयर था, अभी कंपनी ने बोला ऐसा करो मुझे सिर्फ 20 रुपये दो, बाद बाकी 80 बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। तो जो 20 रुपये एक बार में मंगवा लिया, 20 रुपये बाद में, 20 रुपये फिर बाद में, तो ये सब क्या है, इसको कहते हैं कॉल्स, कॉल्स ऑन शेयर, शेयर कॉल मनी। तो कॉल करते रहोगे कॉल शेयर के और पैसा मिलता रहेगा, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। फिर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, उसके बाद आप शेयर सर्टिफिकेट उसको इशू कर दोगे। तो ये है प्रोसीजर। आगे चलते हैं, मोड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कितने तरीके हैं शेयर्स इशू करने के, तो भैया इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ये इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट पार मतलब क्या होता है, इक्वल। पार का वर्ड, पार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इक्वलिटी के। भाई मान लो अगर 4 भाई हो, चारों में सब एट पार है, चारों में सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है ना, एट पार वाली बात। भाई बहन है, लड़के लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है हमारे यहाँ, तो ये एट पार वाली बात होगी। अब है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अरे यार ये वाला बेटा ज़्यादा कमा रहा है तो इसको कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना, तो मतलब वो तो प्रीमियम वाली बात हो गई। वैसे फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन जब आप देखते हो ऑफिस लाइफ में भी या कहीं भी कोई टीचर भी होता है, कोई अगर अच्छा टीचर है, वही सब्जेक्ट पढ़ाने के अच्छे पैसे ले रहा है, अच्छे फीस चार्ज कर रहा है, और कोई इनिशियल लेवल पे कोई टीचर है, टीचर्स बुरे तो कोई होते नहीं है, किसी के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है पढ़ाने का, वो थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, तो किसी के पास कम है तो वो थोड़ा कम करेगा। तो जो अच्छे से कर रहा है उसको फीस ज़्यादा मिलेगी, जो कम कर रहा है वो थोड़े से कम फीस पे लेगा। तो जो ज़्यादा फीस ले रहा है वो किस लिए ले रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, तो प्रीमियम है, प्रीमियम फीस ले रहा है वो। मूवी हॉल में जाते हैं, प्रीमियम सीट्स के अलग ही पैसे लगते हैं ना, और जो नॉर्मल होते हैं उसका नॉर्मल अलग। तो ऐसे ही पार मतलब जहाँ पे सब समान है, लेकिन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, शेयर तो 10 रुपये का ही है, लेकिन कंपनी कह रही है भैया देखो, जैसे पेटीएम ने सबको किया, धोखा दिया। पेटीएम ने क्या किया, शेयर्स की वैल्यू तो कुछ और थी, लेकिन लोगों से पैसा ज़्यादा ले लिया, प्रीमियम पे इशू कर दिया। भैया 10 रुपये का शेयर है ना, तुम मुझे 20 रुपये दो, ये 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना, मैं प्रीमियम ले रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे शेयर खरीद रहे हो, तो प्रीमियम वाली बात है। तो अब चलते हैं सर इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब कहानी यहाँ तक नहीं रह जाती कि आपने समझ लिया सब कुछ, नहीं नहीं, राम कहानी से काम नहीं चलेगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के बाद आपको अकाउंटिंग करनी है, और अकाउंटिंग करने के लिए क्या करना है आपको, डेबिट और क्रेडिट जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो सर ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, पार पे अगर इक्वलिटी 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये मुझे मिल रहे हैं, तो कैसे एंट्रीज होंगी, तो कोई बात नहीं, एंट्रीज देख लेते हैं। पहला क्या देखो, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब तक कहानी में पैसा नहीं आ रहा ना, अकाउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, तो पैसा तो कहीं इन्वॉल्व है नहीं, तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की तो एंट्री आप कर ही नहीं सकते कि भैया इसको डेबिट और इसको क्रेडिट कर देते हैं, नहीं। कंपनी के पास आपकी एप्लीकेशन गई, तब भी कोई एंट्री नहीं होगी, आपने सिर्फ एप्लीकेशन ही तो भेजा है। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन के साथ पैसे भी दिए, एप्लीकेशन मनी भी पे किया है, तो फिर पैसा इन्वॉल्व हो गया। तो फिर कंपनी में क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है, भाई एप्लीकेशन लोगों ने किया और लोगों ने अपनी फीस भी भरी एप्लीकेशन मनी, तो कंपनी के पास पैसा आ गया, तो अब तो एंट्री होनी चाहिए। और एंट्री क्या होगी, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो पैसे आने की एंट्री क्या होगी, भाई बैंक अकाउंट डेबिट। और किस चीज़ के लिए आ रहे हैं पैसे, शेयर एप्लीकेशन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि सर शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी शेयर अलॉट हुआ ही नहीं, अभी तो कैपिटल मिला ही नहीं, है ना, अभी तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है, और इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो वो सब लिख देंगे, जितना भी पैसा आया वो सब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। पहले हम क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर मान लो कि भाई शेयर एप्लीकेशन में हमने ज़्यादा पैसा ले लिया, 10 रुपये का शेयर था, 20 रुपये ले लिया, तो जब हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, तो अब क्या कर देंगे, डेबिट। भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हमने 20 रुपये से कर दिया। अब हमें शेयर एप्लीकेशन को ख़त्म करना है,
₹20 से डेबिट कर देंगे, खत्म तो हो गया। लेकिन शेयर कैपिटल में ₹10 ही जाएगा, तो सर बाकी का ₹10 कहाँ जाएगा? तो बाकी का ₹10 प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, विद एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स ओनली। नाउ ट्रांसफर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। अच्छा, मान लेते हैं कि सर प्रीमियम पे नहीं था वो, फिर भी एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसा आ गया, तो आप अलॉटमेंट का जो पैसा मंगवाने वाले थे उसमें ले जाओ, क्योंकि आप अलॉटमेंट के फिर पैसे मंगवा ही नहीं सकते। मान लो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी दोनों मिला के ₹4 मंगवाने थे, ₹5 मंगवाने थे कंपनी को। और कंपनी ने सोचा कि भाई चलो पहले ₹2 मंगवा देते, फिर ₹5 ₹3 बाद में मंगवा लेंगे। लेकिन कई बंदे होते हैं भाई एक साथ ही ₹5 ले ले, तो ₹2 तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे, बाद बाकी ₹3 कहाँ जाएंगे? शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में अगर मतलब और पैसा रह गया अभी, तो वो और डेबिट कर दोगे और शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपने उसको शेयर नहीं दिया तो फिर पैसा वापस भी चला जाएगा, रिफंड भी करना पड़ जाएगा। तो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक जस्ट अपोजिट, कि भैया बैंक डेबिट हुआ था पैसे आते टाइम, अब बैंक जा रहा है। ठीक है सी, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कॉल्स इन एडवांस। मतलब मैंने बताया ना कि भाई आगे हम ₹10 मंगवा लेंगे, फिर ₹20 मंगवा लेंगे, फिर ₹20 मंगवा लेंगे, तो ये कॉल्स कर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं ना, यार नहीं यार ₹10 नहीं, मैं ₹20 नहीं, ऐसे ऐसे करके नहीं भैया, टोटल कितने पैसे देने कंपनी को यार, ₹50 देने मुझे, ऐसा करो भैया अभी ले लो। अब कंपनी ने मांगे ₹10, कई बंदे ऐसे होते हैं जो ₹50 दे देते हैं। अब बताओ, जिन बंदों ने ₹50 दे दिए, जब कंपनी अगली बार ₹20 मांगेगी तो उन बंदों से तो नहीं मांग सकती ना, फिर उन बंदों से नहीं मांग सकती तो सर उन बंदों का अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा ना फिर। ठीक है, तो अब देखो उनसे मांग नहीं सकते, इसीलिए क्या करेंगे, उनको लिख देते हैं कॉल्स इन एडवांस में। तो क्या करते हैं लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन के टाइम में ज़्यादा पैसा दे दिया उन्होंने, तो शेयर एप्लीकेशन को फिर डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमें तो एप्लीकेशन को ख़त्म करना है, और कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये हिस्सा कॉल्स इन एडवांस के बदले आ गया था। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी बिंग ड्यू। अगर अलॉटमेंट मनी आपको पैसा मंगवाना है तो आप लोगों को बोलोगे ना पैसा दे दो भैया, तो भैया हम तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़ा है कि पहले ड्यू करो, है ना। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू है, इसमें पैसा आया नहीं। जब पैसा आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है ना, पहले हमने ड्यू कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब है कॉल्स ऑन शेयर्स, व्हेन द फर्स्ट कॉल मनी बिकम्स। भैया जैसे अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू किया, ऐसे ही कॉल पैसा, कॉल के बदले जब पैसा मंगवाओगे तो ड्यू कर दो यार। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री हो गई। जब पैसा आ जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दो, पैसा आ गया जी। ऐसे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर जब पैसा आ जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। मतलब देखो अल्टीमेटली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, अलॉटमेंट अकाउंट का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, फिर अपना कॉल्स इन एडवांस या शेयर कॉल का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो एग्जिस्टेंस सिर्फ दो चीज़ का है, वो है बैंक और शेयर कैपिटल का। तो इतनी सारी एंट्री करने के बाद आप देखोगे ना बचा क्या है, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही है सारी कहानी। बट अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं हमें। ओके सर, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, और ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी के पास 12,50,000 शेयर थे लोगों में देने के लिए, लोगों ने एप्लीकेशन कितना दिया, 10,40,000 का, तो ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। कंपनी कितनी बेकार होगी, कंपनी के शेयर ही नहीं खरीदना चाहते लोग हैं। ठीक है ना, ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अब चलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जस्ट अपोजिट। भैया कंपनी के पास है 10 लाख शेयर और आ गए 30 लाख लोग खरीदने के लिए, 30 लाख की एप्लीकेशन आ गई, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है यार, कम बंदे आए, कम बंदों को शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल्स इन एडवांस या शेयर कॉल वॉल करके ख़त्म कर दें। ओवर सब्सक्रिप्शन में सोचना है किनको भगाना है, किनको शेयर नहीं देना है। अब भगा दिए तो लोग नाराज़ ना हो जाएं, तो एक तरीका भी निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। देखो
प्रो राटा बेसिस पे दे देते हैं। किसी ने अगर 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो एक रेशियो निकाल लेते हैं, इसको 3 दे देते हैं। अब वही रेशियो सब के लिए अप्लाई, किसी ने 5,000 दिया तो उसको 3,000 मिल जाएगा। तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन में फिर बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है। अब मान लो आपने अपने दोस्तों को पार्टी दी, उस पार्टी में कम लोग आ गए, कोई बात नहीं, कुछ पैसे भी बच जाएंगे, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा आ गए तो दिक्कत है, किसको भगाऊं, और अब कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कितना कितना खाएंगे, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड हैं। किसी को भगाना नहीं चाहते तो यार सब में बट जाएगा फिर। और अगर भगाना चाहते, नहीं देगा यार, तूने ना गाली दी थी मुझे पिछली बार, याद है मुझे, तू तो भाग ही जा। तो जिसको आपने भगा दिया, कहानी खत्म, वो तो चला गया। अगर उसने एप्लीकेशन मनी दिया है तो आपने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, अब उसने भगा दिया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा खत्म। लेकिन अगर किसी को आप एडजस्टमेंट करा रहे हो, नहीं नहीं यार चल ठीक है आ जाए यार, थोड़ा कम खा लेंगे, सब खा लेंगे, तो ये प्रो राटा है, ठीक है ना। ये है ओवर सब्सक्रिप्शन में कि भैया या तो प्रो राटा बेसिस पे दे दो, या पूरा दे दो, या फिर भगा दो। तो प्रो राटा कैसे करेंगे, अभी मान लो एक बंदे पे मैं 500 खर्च करता, तो अब 2 बंदे आ गए तो 250-250 पे खर्च करना पड़ेगा ना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने नंबर हैं मेरे पास, हैं तो शेयर 10,000 ही, और एप्लीकेशन कितनी आ गई है, 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड बाय द, एक सेकेंड, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है 10 लाख के लिए। तो देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितना अलॉट किया, टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितने के लिए अप्लाइड किया, और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द एप्लीकेंट कि भैया उसने मांगे कितने हैं। अब मेरे पास 5,000 शेयर हैं देने के लिए, और मेरा कैपिटल है 10 लाख, और लोगों ने मुझे आगे मेरे पास कितने, 20 लाख। तो ये एक रेशियो निकाल लेंगे और इसको हम कह लेंगे प्रो राटा के बेसिस पे आप इसको बांट दो। भैया 3 लोग हैं, खाने वाले 4 आ गए तो इक्वली बांट दो, 3 लोग हैं खाने वाले 5 आ गए तो इक्वली बांट दो, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या अंतर है। तो नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड 4, तो अब अंडर में तो भैया अंडर सब्सक्रिप्शन में तो पैसे ही कम आए ना, तो क्या सोचना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, अगर मान लो ओवर में है कि यार रिफंड करना है मनी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, एक्सेप्टेंस कितनी करनी है, ये सब कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखा। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल जो इलस्ट्रेशन दिए गए वो भी देख लेंगे और चीज़ों को समझेंगे, और फिर उसको 10 ईयर से भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ों को देखने के लिए।